हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट का सेकेंड पार्ट। और आज वाले पार्ट में जो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो सारे टॉपिक मैंने बोर्ड के लेफ्ट साइड आपके लिए लिख दिए हैं। तो ये टॉपिक को आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक से, जो कि है कूलम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म। लास्ट क्लास में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, लेकिन वो सिंपल पढ़ा था क्योंकि फोर्स है, कूलम्स लॉ से हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं और उसका जो है वेक्टर फॉर्म से रिलेशन है। तो इसीलिए आज की क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है वो अपना है ये वाला। सबसे पहले आप देखिए कि बोर्ड के लेफ्ट में मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है जिसमें आपने एक्स वाई जेड तीन आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं। ओ पोजीशन से यहां से कोई चार्ज है ए पॉइंट पे Q1, बी पॉइंट पे चार्ज है Q2, ओ से लेके ए तक R1 अपना है पोजीशन वेक्टर, O से लेके B पे जो ये R2 है ये अपना है वहां तक का पोजीशन वेक्टर। अब आपका चार्ज A और B, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये है आपका एक टाइप से डिस्प्लेसमेंट लगा लें या इनका फोर्स लगा लें। जब आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है A और B के बीच का, ये है R12। लेकिन अगर हम इसको सेकेंड फॉर्म से देखना चाहिए, सेकेंड वे से देखना चाहिए, B से A, तो ये सेम डिस्टेंस को मैं रिप्लेस कर दूंगी उस टाइम पे R21 से। ठीक है, ये आगे जब टॉपिक में करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अब क्या है कि सपोज अपने पास A और B पे जो चार्ज Q1 और Q2 है, स्टार्टिंग में हम मानते हैं कि वो आपके हैं सिमिलर चार्ज। दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपने पढ़ा है तो सिमिलर चार्ज, सेम टाइप के चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ऐसे ही ये वाला पहले वाले पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो दोनों साइड जो फोर्स होगी F12 और F21 वो अपोजिट होंगी और आपकी क्या होंगी, बाहर की साइड, आउटवर्ड। तो अब स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल पार्ट को। सबसे पहले आप क्या करें, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में निकालने से पहले आपको क्या करना है, यहां से कुछ चीज आपको ड्राइव करनी है। जैसे नंबर 1 आपको फाइंड आउट करना होगा ए बी की वैल्यू। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से। सपोज ओ ए बी अपने पास ट्राइंगल है। अपने 11th क्लास में वेक्टर लॉ से पोजीशन वेक्टर निकाले हैं, बिल्कुल सिमिलर वे में हम निकालेंगे। तो बिल्कुल आपको मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने 11th क्लास से इसको पढ़ रखा है, राइट। तो अगर प्यारे बच्चों हम ओ ए बी ट्राइंगल के अंदर ए बी निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, हमें ओ से लेके पहले ए पे जाना है। तो हम अपने लोग जा रहे हैं तो R1 को हम लेंगे पॉजिटिव, फिर हम A से B पे गए, डायरेक्शन का ध्यान रखना, A से B पे, तो हम लिखेंगे प्लस R12 विल बी इक्वल टू O से लेके B तक का डिस्टेंस ये वाला, ये हमारे पास हो जाएगा R21, राइट। अब यहां से अगर मैं R12 को AB लिखूं, अब ध्यान से सुनना, अगर R12 को मैं AB लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, R2 माइनस R1। अब ध्यान से देखिए, AB को हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। अगर आप 11th क्लास के उस टॉपिक से बिल्कुल आपको क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको बेटा जी R12 निकालना है और इस टाइप के आपके ट्राइंगल है, तो आप ये वाली साइड से, क्योंकि वेक्टर के अंदर डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये A है, ये आपके पास B है और हम ये जा रहे हैं, राइट। ये मैं उस बच्चे के लिए बता रही हूँ जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, 11th क्लास का क्लियर नहीं है। आई होप बहुत सिंपल सी बात थी, लेकिन उस बच्चे के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, तो मैं थोड़ा सा इसको लेंथी बना रही हूँ। O से लेके A और A से लेके B, आपको इस ट्राइंगल के अंदर पहुंचना है B पे। तो आपके पास दो रास्ते हैं। नंबर 1, आप O से A पे जाए, उसके बाद A से B पे जाए, या फिर हम डायरेक्ट जा सकते हैं O से B पे। तो अगर मैं यहां से जाऊंगी तो ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R12 है और ये मेरे पास है R2। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, R1 प्लस R12 विल बी इक्वल टू R2। अब यहां से अगर आप R12 की वैल्यू निकालना चाहें तो सिंपल R2 माइनस R1, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर है कि मैंने इसको ये कैसे लिखा। अगर आपको मेरी ये वाली बात क्लियर है तो डियर स्टूडेंट, सिमिलरली करके अगर मैं B से A निकालूं और आप इसी चीज को अप्लाई करना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, B से A पे जब हम जाएंगे तो हम इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं, R1 माइनस
R2। आई होप आपको यहां तक का क्लियर है, मैंने कोई नई बात नहीं बताई है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, R12 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमें वेक्टर नोटेशन के लिए R12 की और R21 की फॉर्म में हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, R12 है तो हम क्या लिखेंगे, R वेक्टर 12 अपॉन में R सिंपल अपना 12। अब कई बच्चों को थोड़ा डाउट होता है तो थोड़ा क्लियर करना डाउट। सपोज ये यूनिट वेक्टर है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम इनमें से ठीक कौन सा है। आप यहां ध्यान देना बेटा, दिस वे, ये देखिए आपके अकॉर्डिंग ए वाला ठीक है या ये सेकंड वाला ठीक है, दोनों ठीक है या दोनों गलत है। तो कई बच्चों को बड़ा डाउट होता है, तो आप ध्यान दें, दोनों ही जो नोटेशन है, रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं, दोनों ही ठीक है। आप नीचे वाले वेक्टर को आर के फॉर्म में लिखो या वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, सेम थिंग, बस लिखने का तरीका दोनों ही आपका ठीक है बेटा। तो इसी वे में हमने क्या लिखा, R12 का कैप, दैट इज R कैप 12 अपॉन में सॉरी R वेक्टर 12 अपॉन में R12। सिमिलरली करके आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही 21 का भी यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, जो कि आपका क्या आएगा, R21 वेक्टर अपॉन में R12। हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हम कूलम्स लॉ में इन दोनों को अभी अप्लाई करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वाले टॉपिक का ये वाला पार्ट यहां तक क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन चीज। सबसे पहले मैं ये मान के चलूंगी कि ए पे जो चार्ज है वो बी वाले चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, आई होप आपको यहां तक विजिबल है, F फोर्स 12 विल बी इक्वल। अब यहां पे दो चार्ज है, सिंपल आप के की फॉर्म में लिख लो, या तो Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि जब मैं फोर्स 12 की वजह से निकाल रही हूं, फोर्स 12 कौन सी है, ये वाली, तो कौन सा चार्ज किस पे लगा रहा है, 2 वाला 1 पे लगा रहा है। तो उस टाइम पे बस आपको बेटा जी कूलम्स लॉ बहुत ही सिंपल है, आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो प्लीज आप इस टॉपिक को रटे ना, मेरी बात को समझे मैं क्या कह रही हूं। मुझे निकालनी है फोर्स 1-2, ठीक है, 1 पे लग रही है और कौन सा चार्ज लगा रहा है, 2 पे। तो जो डिस्टेंस है ना प्यारे बच्चों, वो हमें B से A वाला कंसीडर करना है, और जब डिस्टेंस B से A वाला करोगे तो उस टाइम पे क्या मानोगे, R21। तो मैं यहां पे लिख रही हूं R21, साथ ही क्योंकि वेक्टर फॉर्म है तो जो यूनिट वेक्टर आएगा, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, R कैप जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है आपका, राइट। तो आप यहां देखिए, तो अगर आपने यहाँ पे 21 लिखा है तो जो यूनिट वेक्टर आएगा वो भी आपका इसी फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर आप इनकी वैल्यू पुट करना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन R क्या था, R21 अपॉन में R21 इंटू में R स्क्वायर 21। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकती हूँ, Q1 Q2 R21 अपॉन R क्यूब 21, और ये हमारे पास क्या आया है, F12। इसके ऊपर वेक्टर नोटेशन लगाएं। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर है कि कैसे हमने फोर्स F12 निकाली है। सिमिलर वे में अगर मैं F21 निकालूं, राइट, कौन सी फोर्स निकालूं अब मैं, F21, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, सिमिलर करके अगर आप लिखे इस चीज को, K Q1 Q2 सेम रहेगा, उसमें चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा अगर आपका R21 था तो आपका 12 हो जाएगा। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, R1 R2, यहाँ पे 2 में से 1 माइनस है, यहाँ पे 1 में से 2 माइनस है, माइनस का डिफरेंस है। तो अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूं, मतलब मैं यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करूं और माइनस कॉमन ले लूं, तो बाकी तो आपकी फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। आप खुद डायग्राम से टैली कर सकते हैं, F12 और F21 दो अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड सेम है उनका। तो इस वे से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, F21 इज इक्वल टू माइनस F12। मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको नहीं लिख के दिखाया है। आपको क्या करना है, आपको सेम वे में लिख के यहाँ पे जहां पे 12 है यहाँ पे आपको चेंज करना है बेटा, सारा स्टेप सेम करना और आप इसको लिख सकते हो। यहां से क्या इंपॉर्टेंट बात का पता चलता है, यहां से एक इंपॉर्टेंट बात का पता चलता है कि जो कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स का लॉ है आपका, वो आपका न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ओबे करता है।
दैट इज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। साथ ही जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कूलम्स लॉ में भी हमने बताया है, ये आपकी सेंट्रल होती है, कंजर्वेटिव होती है, प्रेजेंस से एब्सेंस से कोई डिपेंडेंस नहीं होता, इस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर कोई तीसरा चार्ज या चौथा चार्ज इसके पास प्रेजेंट है तो उससे इस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये कुछ इसकी बातें हैं इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर है। मैंने क्या किया है, दोनों में मैंने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक फोर्स और एक डिस्टेंस निकाल के दिखाया है। सेकंड वाला पार्ट आप खुद ट्राई करना, बहुत इजी है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है कि मैम ये कैसे लिख दिया या इसका ये सेकंड पार्ट में ये कैसे आया, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपको अलग से एक छोटा सा वीडियो बना के सिर्फ इंडिविजुअल इस टॉपिक पे आपको मैं सेंड कर दूंगी। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो वेट अ मिनट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो इस बिहाफ पे आपके इसके तीन पार्ट हैं। नंबर वन, एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्डा से लिखा जाता है और जिसका फॉर्मूला होता है डेल क्यू अपॉन में डेल एल। एल मतलब लेंथ के अलोंग। यहां से अगर आप चार्ज निकालें तो आपको लैम्डा के साथ में डेल एल की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो हम इसको आगे यूज करेंगे। नंबर टू पे होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और नंबर थ्री पे होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से लिखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से लिखा जाता है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से लिखा जाता है। ये इनके सिंबल्स हैं। सिंपल है, आपको सिमिलर करके आप तीनों को लर्न कर सकते हैं। देखो तीनों में डेल क्यू, अगर लीनियर है तो अपॉन में डेल एल, अगर सरफेस है तो अपॉन में डेल एस, अगर वॉल्यूम है तो अपॉन में डेल वी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तीनों से आप डेल क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो तीनों केस में आपकी डिफरेंट डिफरेंट होगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप यहाँ पे देखें, ये मैंने क्या है, सेम प्रीवियस वाला ही डायग्राम ड्रॉ किया है। दो पॉइंट पे, एक पॉइंट पे चार्ज आपका है क्यू नॉट, दूसरे पे हम अभी ड्राइव करेंगे। सपोज ये कौन सा केस है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। तो अपने पास सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि स्मॉल लेंथ ले रहे हैं हम, कंप्लीट लेंथ नहीं ले रहे हैं, तो हमने फोर्स पे क्या लिया है, स्मॉल। डी एफ इक्वल टू, ये के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट एक चार्ज इनटू के अंदर डेल क्यू, जो यहां पे होगा डिफरेंट डिफरेंट केस में अलग अलग होगा जो आपका, अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप, ये आपका ये वाली पोजीशन है। और यहाँ पे आर क्या है, R2 माइनस R1। अब स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, अगर मैं इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करती हूं तो अपने ये वाली साइड में f आ जाएगा, इधर वाली साइड में आपका जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से क्या जाता है, बाहर। तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ पे डेल क्यू। अगर आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी का केस है तो आप यहाँ देखिए, डेल क्यू की वैल्यू क्या थी, लैम्डा इनटू डेल एल, तो हमने उसको यहाँ पे पुट किया। बाकी चीज आपकी क्या रहेंगी, सिमिलर। ऐसे सरफेस वाली में आप यहाँ पे सिग्मा इनटू डेल एस लिख सकते हो डेल क्यू की जगह पे, और वॉल्यूम में रो इनटू डेल वी लिख सकते हो। सो जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो ये ज्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, आप डायरेक्ट इसको लर्न कर सकते हो, जो इसके फॉर्मूले हैं, बस सिंबल्स का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। अगर आपके बहुत सारे चार्जेज हैं तो उस टाइम पे फोर्सेस को आप कैसे डील करेंगे। अभी तक हमने सिंपल सा किया है, सिंपल दो ही चार्ज है अपने पास, एक अपना यहाँ पे एक अपना यहाँ पे। लेकिन अगर आपके किसी सिस्टम में दो से ज्यादा चार्ज हो, इसलिए वर्ड यूज क्या किया है, मल्टीपल चार्जेस, तो उस टाइम पे उनकी जो फोर्स होगी, जो इन सबका फोर्स का सम होगा, वो कैसे ड्राइव करें। तो नेक्स्ट टॉपिक इज दिस। Yes student, next topic is principle of superposition. According to this principle, the force on any charge due to number of charges is the vector sum of the forces due to other charge on that charge. Along with this, the presence or absence of other charge does not depend or not affect the force of this individual charge. कहने का मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, सपोज हमें क्यू नॉट पे एक फोर्स निकालनी है, बाकी चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 सो ऑन अप टू Qn चार्जेस की वजह से, तो वो जो सम होगा इस पे सभी की वजह से वो आपका वेक्टर सम होगा। साथ ही
जब हम सपोज Q0 और Q1 की फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे था, जो इस पॉइंट पे जो आपस में चार्ज है उन्होंने आपस में अट्रैक्ट किया, रिपेल किया, तो उसकी वजह से जो फोर्स होगी वो आपकी अफेक्ट नहीं होगी बाकी चार्जेस की प्रेजेंस से। अब स्टार्ट करते हैं इसका मैथमेटिकल पार्ट। तो जो अकॉर्डिंग टू ये जो आपका प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग एक लाइन लिखी जा रही है, मैं आपको लिख के बताती हूँ। सपोज F0 इज द algebraic sum या फिर वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। इसको कैसे है, F01, ये जो आपकी फोर्स है ये किस वजह से है, ये आपकी पहले वाला चार्ज लगा रहा है Q0 प्लस ये आपकी है जो सेकंड वाला लगा रहा है, ये आपकी है जो थर्ड वाला, सोन अप टू सबसे लास्ट में। सपोज आपका कोई n है, आप एग्जांपल के तौर पे कोई भी मान सकते हो। सपोज यहां पे आपका क्या है, Qn है, इसकी पोजीशन वेक्टर Rn है और इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई और वो फोर्स आपकी थी F0n यहां तक। तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें देखना है कि F01 क्या होगा। तो लेट अस स्टार्ट। F01 ऐसे सिमिलर करके 02, 03, 0n तक निकालेंगे। तो सिमिलर करके लिखो आप Q0 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यस, आप यहां पे ध्यान दें, अगर यहां पे आपका 01 है तो अभी हमने पिछले आर्टिकल में किया था, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर, और साथ ही जो आपका यूनिट वेक्टर आएगा वो भी क्या आएगा आपका 10। आपको ये बात का ध्यान रखना है। अब तो आप समझ गए होंगे, सिमिलर करके हम क्या लिखेंगे F02, यस, Q0 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R जो अपना पोजीशन वेक्टर है ये क्या हो जाएगा इसके बीच का 20, और यूनिट वेक्टर भी ऐसे सिमिलर करके क्या लिख सकते हैं हम, ये वाला। अब मैं डायरेक्ट आपकी nth वाली लिख रही हूँ, तो जो nth होगा आपका, यस, वो होगा Q0 Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R यूनिट वेक्टर n नॉट या n0 जो भी आप इसको बोले, स्क्वायर n0। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है आपको, जैसे आपने इन सबकी वैल्यू निकाली, ये सारी वैल्यू इसको कोई इक्वेशन नंबर डाल दें, इक्वेशन नंबर 1, 2 जो भी आपका मन है इसके अंदर पुट करेंगे। सो बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इन सबका सम मिलेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में, आई होप आपको यहाँ पे विजिबल है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ प्यारे बच्चों इसको। जब मैं सबको ऐड करूंगी, यस, तो Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं डायरेक्ट एक स्टेप आपका कम कर रही हूं। इनको जब ऐड करेंगे तो कुछ चीज कॉमन है बेटा, उसको मैं बाहर लिख रही हूं ब्रैकेट के, ठीक है। जैसे Q0 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 सब में कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है। सो Q0 अपॉन 4 पाई मैंने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। तो यहां पे क्या बचेगा, Q1 R कैप 10 अपॉन R स्क्वायर 10 प्लस नेक्स्ट में क्या होगा आपका Q2 R कैप 20 अपॉन R स्क्वायर 20 प्लस कौन, ऐसे हम लास्ट तक लिख सकते हैं। तो लास्ट में क्या हो जाएगा Qn R कैप n0 अपॉन R स्क्वायर n0। अब जैसे आप मैथ्स में करते हैं समेशन फॉर्म, यस, जब बहुत सारी टर्म आपकी ऐड होती है तो आप उनकी एक समेशन फॉर्म बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वो कैसे बनेगी, मैं आपका इस पार्ट में लिख रही हूं इसको। सो F0 विल बी इक्वल टू, जो चीज कॉमन होती है, कांस्टेंट है, सब में एक जैसी है, उसको हम लिखते हैं बाहर समेशन से। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन के अंदर आपको देखना होता है कहां से कहां तक जाना है हमें, तो हमें कहां से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, और कहां तक, लास्ट में n तक करना है। तो आप क्या लिखेंगे, सपोज I इज द, जो आपका वेरिएबल जो मैं ले रही हूं यहाँ पे, वो आपका 1 से लेके n तक है। तो उसको कैसे लिखा जाता है, QI R कैप I0 अपॉन R स्क्वायर I0। अब देखें एक बार, ये जो मैंने टर्म लिखी है कि आपको ये क्लियर है प्यारे बच्चों। आई होप आप इसको समझ गए हैं कि हम बहुत सारे चार्जेस की वजह से जब फोर्स निकालेंगे तो उनका सम अलजेब्रिक कैसे लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
तो बाद की बात है, पहले मैं बात करना चाहती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है? किसी भी चार्ज के चारों तरफ के रीजन को, एरिया को हम क्या बोल देते हैं? फील्ड बोल देते हैं। चार्ज टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्या रियल में इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है? नो, फील्ड नहीं होती, ये इमेजिनरी होती है, हम लाइंस की फॉर्म में मानते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है, अगर ये लाइन के फॉर्म में होती है तो वो लाइन कैसी होती है? सीधी होती है, उल्टी होती है, टेढ़ी होती है, कैसी होती है? तो वो आपकी दो टाइप की हो सकती हैं, या तो आपकी होंगी स्ट्रेट, या आपकी होती है प्यारे बच्चों कर्व। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट यहां देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी मैं बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, या तो होती है वो स्ट्रेट या फिर आपकी होती है कर्व। और कर्व पॉइंट पे, कर्व जो आपकी है, इस पे किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो आपको देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो है आपका ये डिटेल में, इस टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का, मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल इसको क्या डेफिनेशन देंगे? तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, रेशियो किसका होता है? फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज। देखो दो चार्ज होते हैं अपने पास, दो चार्जेस में से एक चार्ज आपका क्या है? टेस्ट चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो सपोज अपने पास ए पे कोई कैपिटल क्यू चार्ज है और बी पे बहुत स्मॉल वैल्यू का चार्ज है। पोजीशन वेक्टर ओ से लेके ए का r1 है, ओ से लेके आपका बी का है r2 और ए से लेके बी का जो डिस्प्लेसमेंट आपका है ये है r0। अगर ऐसा है तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो क्या हो जाएगी? फोर्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल क्यू, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर और आर नॉट का यूनिट वेक्टर। साथ ही अगर मैं यहाँ पे क्यू नॉट पुट करूं तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी वो हमारे पास ये फॉर्मूला बचेगा। यहां से हम इसको अगर आर नॉट का जो ये है इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में देखें तो आप देखेंगे क्यू अपॉन r2 माइनस r1 का क्यूब। मैंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर को रिजोल्व कर लिया है, वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड में, और यहाँ पे स्क्वायर की बजाय क्या आ गया है? क्यूब। कई बार एग्जाम में ग्राफिकल फॉर्म में भी पूछा जाता है कि E का R के साथ क्या रिलेशन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, दो ग्राफ्स के अकॉर्डिंग आपको क्या दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फोर्स के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, नो डाउट। लेकिन आप यहां देखें E और 1/r स्क्वायर के बीच में अगर आपका ग्राफ है तो वो एक स्ट्रेट लाइन है, बजाय कि E और आपका अगर r स्क्वायर के वर्सेस है तो वो आपकी कर्व है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों, आप यहां से देखें, अगर मैं E का सिर्फ r स्क्वायर के साथ रिलेशन देखूं तो वो इनवर्स का रिलेशन है। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। लेकिन अगर मैं रिलेशन देखूं E का 1/r स्क्वायर तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर 1/r स्क्वायर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बढ़ेगा। सो इसलिए ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे आपका डिग्रीज है और थोड़ा कर्व है। कर्व क्यों? क्योंकि r का स्क्वायर है। अब साथ ही अगर ये सेम टॉपिक को आप रिलेट करें, हमने एक टॉपिक किया था आज की क्लास में कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर मैं वो वाला यहाँ पे अगर अप्लाई करूं तो उस केस में आपको लिख के दिखाती हूँ, एक केस लिख के दिखा देती हूँ, बाकी आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड का सपोज क्या था अपने पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप लीनियर चार्ज डेंसिटी लिख रहे हैं तो आप L लिखेंगे। क्या था? डेल क्यू मीन्स आपका लैम्डा इंटू में डेल L अपॉन में r नोट का स्क्वायर लिख दो। जो भी आपको नोटेशन लेने हैं आप ये वो नोटेशन ले सकते हैं बेटा, ये वाला। तो आप इस फॉर्म में इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी लिख सकते हैं। अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखेंगे तो क्या चेंज होगा? यहाँ पे ऐसा जाएगा, यहाँ पे सिग्मा इंटू डेल एस। वॉल्यूम चार्ज का लिखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो यहाँ पे V आ जाएगा, यहाँ पे आपका सिग्मा इंटू डेल V। ऐसे आप फोर्स की बजाय इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको कहाँ आएगा एग्जाम में? तो ये आपको ड्राइव करने भी आ सकते हैं और इन फॉर्मूला के ऊपर आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, रियल में नहीं होती बेटा, इमेजिनरी होती है। इनकी शेप या तो होती है स्ट्रेट या होती है कर्व।
जैसे अगर मैं बात करूं, अपने पास है एक चार्ज पॉजिटिव, एक चार्ज है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होंगी वो आपकी होती है आउटवर्ड, बाहर की साइड। स्फेरिकल सिमेट्रिकल होती है, सिमेट्रिक कैसी है, स्फेरिकल। नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्या होती है आपकी, इनवर्ड। और अगर मैं बात करूं इनकी प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करूं, तो नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रियल में नहीं है, ये इमेजिनरी होती है। नंबर 2 पे या तो स्ट्रेट होती है या आपकी कर्व होती है। कर्व पे आप जब टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी दो लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन आपस में कट नहीं करती। अगर वो कट करेंगी तो क्या होगा, अगर वो कट करेंगे तो एक पॉइंट पे मिलेंगे। एक पॉइंट पे मिलेंगे तो आप यहां देखिए, सपोज ये लाइन इसके साथ कट कर दे। अब एक तो ये कर्व है, एक ये कर्व है, इस कर्व का टेंजेंट यहां ड्रॉ होगा, इस कर्व का टेंजेंट यहां ड्रॉ होगा, तो एक पॉइंट पे आपके दो डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल वैसे वाली बात है, अगर मैं बोलूं आप यहाँ पे भी प्रेजेंट है स्कूल में और आप अपने घर पे भी प्रेजेंट है, तो पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल सेम अपोजिट थिंग है। सपोज इस रूम में अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इस रूम को छोड़ो आप, सपोज इस बोर्ड के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो या तो क्या होगा, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव ही चार्ज है एक सिंपल पे? ऐसे नहीं हो सकता बेटा, एक पॉइंट पे, ठीक है। एक चीज पे हो सकता है, जैसे डाइपोल पे होता है, एक एंड पे पॉजिटिव एक एंड पे नेगेटिव, वो भी हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इस बॉडी पे यहाँ पे ये पॉजिटिव है यही नेगेटिव है, ऐसा नहीं होगा बेटा। इसका तो यही मीनिंग हुआ ना इस बात का। तो नेक्स्ट है, जैसे कि दो चार्ज आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट या रिपेल। तो इस फॉर्म पे जब वो क्या करेंगे, रिपेल, तो वो एक टाइप का लेटरल प्रेशर लगाएंगे, और जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो वो लॉन्गिट्यूड में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पास आएंगे, सिकुड़ेंगे, राइट। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आप लिख सकते हो। तो आप अपने एग्जाम में, अपने नोट्स में जब आप कॉपी में लिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के बारे में और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आप ऐसे पॉइंट्स बना के 5-6 पॉइंट बना सकते हो। एक दो डिफरेंट बुक से पढ़ोगे तो आपको और भी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे जो